जो है। जी जरूर भेज दूंगी, नहीं बल्कि मुझे ये मैं आपको भेज दूंगी, बाकी आप जिसको पढ़ाना चाहे आप खुद उसको भेज दीजिएगा। मैं किसी हाँ को डन, नहीं। नहीं आप वही मैं कह रहा हूँ कि हेल्प हो जाएगी लोगों की। हम्म। और अच्छा, आपको एतराज ना हो तो कुछ ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई मसला तो नहीं है। या नहीं तो नहीं, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया, क्योंकि एक दो स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमें रिवीजन लेना है, तो मैंने कहा, चलो हाँ पूछ लूँ मैं। ओके। अच्छा, दूसरी चीज, अब हम बात कर रहे हैं ईएम जो है हमारे पास, तो ईएम का मतलब तो समझ में आ गया कि भाई एंटरप्राइज को मैनेज करना है हमें। जी। ठीक है, जी। तो एंटरप्राइज को मैनेज तो करना है, लेकिन अब हमारे पास ईएम के फंक्शंस हैं। ईएम के जैसे हमने मैनेजमेंट में पढ़ा होगा POLC, जी। या आपने 5 POCCC ये पढ़ा होगा। POLC पढ़ा। 5 जी। POLC पढ़ा है। कुछ लोग उसको पॉलक भी कहते हैं, कुछ लोग उसको POCCC कहते हैं। ठीक ठीक है। है, तीन नाम। ऐसे ईएम में ना 4 फंक्शन हैं। ठीक है। पहला फंक्शन है हमारे पास मोटिवेट डिसीजन एंड एक्शन कंसिस्टेंट विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजीज, यानी कि हमने अपने डिसीजंस को, अपने एक्शंस को जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है, स्ट्रेटजीज है, उसके हिसाब से मोटिवेट रखना है। ठीक है। बात समझ में आ रही है? जी। हमने दूसरी चीज देखनी है कि हम लोग इंटीग्रेटेड रहे, हमारी एफर्ट दोनों पार्ट से, जितने भी पार्ट्स हैं ना ऑर्गेनाइजेशन के, जी। तो वो सब आपस में लिंक रहे। ठीक। ऐसा ना हो कि सिलो मेंटेलिटी हो। सिलो मेंटेलिटी का मतलब ये होता है कि एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अगर ऐसा हो जाए, फॉर एग्जाम्पल केस स्टडी बना के समझाता हूँ, कि आप अकाउंट्स में जॉब कर रहे हो, जॉब की है उससे कभी? मेरी जॉब चल रही है। क्या कर रहे हो, पूछ सकता हूँ? अभी स्टार्ट किया है बैंक में। चलो बेहतरीन हो गया है तो फिर। बैंक में मतलब किस पोस्ट पे? मैं प्रोडक्ट ऑफिसर हूँ। ओके। अब देखो, स्लो मेंटेलिटी का मतलब क्या है कि आप फाइनेंस में बैठे हो, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, ये चलो प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफिसर हो ना, तो प्रोडक्ट ऑफिसर आप हो। अब आपको अकाउंट्स में चल क्या रहा है वो बात पता ही नहीं है। ठीक है। ठीक है, अब आपको जब ये बात नहीं पता कि अकाउंट डिपार्टमेंट में हो क्या रहा है, जब आपकी सैलरी की बारी आएगी, पेरोल की बारी आएगी, पता लगा आपकी वहाँ अटेंडेंस ही नहीं लग रही थी। हम्म। तो बेसिकली आम अल्फाज में क्या हो रहा है कि आपको दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है। इसी चीज का नाम सिलो मेंटेलिटी है, कि हम ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा ही सिलो मेंटेलिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि एक डिपार्टमेंट, ठीक है, एक होता है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस नहीं करना, हमने इंटरफेयर नहीं करना उनके हम्म। मामलात में, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर प्रॉब्लम हो रही है तो हमें हेल्प करनी है। जी। ठीक है, उसके बाद अगर कोई ऑपरेशन या लोगों की परफॉर्मेंस खराब हो रही है, अच्छी हो रही है, इस हवाले से हमें रिजल्ट की इंफॉर्मेशन आगे देनी है। सही। और उसके बाद हम इम्प्लीमेंट करेंगे जो प्लान्स हैं, हमारे जो प्लान्स हैं। ठीक है। अब वही बात है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कंट्रोल किस तरह होते हैं, तो बजटिंग के थ्रू। कॉस्ट सिस्टम होता है, कॉस्ट FCA में पढ़ लिया होगा। हम्म। FCMA में पूरा कॉस्टिंग होती है, तो कॉस्ट का सिस्टम है। फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होती है, एक्टिविटी रिलेटेड एनालिसिस होता है ताकि प्रोसेस मैनेजमेंट हो सके। उसके बाद स्ट्रेटेजिक रिलेटेड डेटा टू असेस द डिसीजन सच एज आउटसोर्सिंग, क्या हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी है। जब आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ोगे ना, तो जी। वहाँ पे पूरा एक टॉपिक है आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, सही। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के नाम। तो वो चीजें करनी है नहीं करनी है, या हमने वेंचर्स तो नहीं करने, क्या हमें एसेट रिप्लेसमेंट तो नहीं करनी, क्या हमने इन्फ्लेशन को देखना है, टैक्सेशन को देखना है, मैनेजर्स किस तरह काम कर रहे हैं, इंसेंटिव प्रोग्राम देने, रिवॉर्ड सिस्टम देने। तो ये तमाम चीजें जो फॉर्मल मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, जिसके कंट्रोल मैकेनिज्म इसी तरह होता है। सही। और इनफॉर्मल में क्या आ गया कि इनफॉर्मल में आप सोशल मीटिंग्स कितनी कर रहे हो, गैदरिंग्स कितनी कर रहे हो, इवेंट्स कितने ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हो। और इसके अलावा वन ऑन वन कंसल्टेशन हो रही है। हायरिंग में आप न्यू एम्प्लॉयमेंट को किस लेवल तक लेके जा रहे हो, क्या कल्चर है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये तमाम चीजें जो है इनफॉर्मल कंट्रोल में आ जाती हैं ईएम के, यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। बेसिकली सही। हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की थ्योरी इस चैप्टर में पढ़ते हैं, जो लिंक करती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग से। सही। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कंट्रोल सिस्टम का ना एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है किस चीज पे? हमारी स्ट्रेटजी, हमारे कल्चर पे, हमारे बिलीफ थोड़ा सिस्टम सा पे, जो स्लो ऑर्गेनाइजेशन चले, का। थोड़ा सा स्लो। बहुत क्विक चल रहा ओके ओके। है। जी। एक्चुअली चलो मैं साथ साथ नोट डाउन कर रही हूँ ना वो।
बहुत फास्ट है ज़्यादा। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है जी। ठीक है ठीक है। ओके हो गया। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग और इसका जो कंट्रोल सिस्टम है ना, जी। ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है बेसिकली। ठीक है। जैसे कि आप कुछ सवाल हैं, व्हाट बिजनेस डू वी वांट टू बी इन, हम किस बिजनेस में आना चाहते हैं, हम किस तरह बेस्टली compete कर सकते हैं, क्या हमारी पोजीशन यूनिक है, या हमें यूनिकनेस का क्या फायदा हो रहा है। हम्म। तो ये तमाम स्ट्रेटजी में आती है हमारे पास, ओके। कि हम लोग, अगर स्ट्रेटजी अच्छी होगी, इन सवालों पे मबनी होगी, तो हम अच्छे से काम कर सकेंगे। हमारा नेशनल कल्चर है, पाकिस्तान का कल्चर है, ठीक है। तो जब पाकिस्तान का एक कल्चर है, फॉर एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल दूं मैं इसकी? पाकिस्तान का कल्चर है कि भाई, नॉट कंपेयरिंग एनीबडी, के ज्यादातर वो में हाउस वाइफ है, ठीक है। तो अब कुछ जो पाकिस्तानी कंपनीज हैं, वहाँ ऐसा कॉन्सेप्ट है कि यार लेडीज को, फीमेल्स को जॉब पे नहीं रखा जाता, जो कि गलत है, लेकिन ऐसा है, हम्म। ठीक है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बना हुआ है, तो अब उस कल्चर से हमें इफेक्ट होता है, हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसके कंट्रोल सिस्टम कि कल्चर कैसा है, क्या वहाँ बायसनेस तो नहीं है, क्या वहाँ रेसिज्म तो नहीं है, या फैट शेमिंग या बॉडी शेमिंग तो नहीं हो रही। सही। तो अगर ये चीज वहाँ मौजूद है, तो फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग या मैनेजमेंट ही, हम कहते हैं ना, अगर एक जगह टॉक्सिक एनवायरनमेंट होता है, तो हम ये कहते हैं ना कि यार ये तो बड़ा मसला हो गया, जी। हम तो यहाँ काम ही नहीं कर सकते। फिर उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या कह रहा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है ऑर्गेनाइजेशन का, सीईओ साहब मिलते भी हैं नहीं मिलते, बॉस आके हम्म। बात भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, साइज कितना है कंपनी का, फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कितनी हो रही है। अब बिजनेसेस इतने रैपिडली ग्रो हो गए हैं जी। कि आजकल के दौर में ना, बिजनेसेस को बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना है। सही। मतलब पहले क्या होता था, पहले तो बाप के दादा का सबका बदला लेगा तेरा फैजल, ऐसा सिस्टम था। यानी कि अब एग्जैक्टली ना, अब्बू भी, अब्बू से बेटा, बेटे से फिर उनका पोत बेटा, फिर उनका बेटा, तो वही चल रहा था सिस्टम। ऐसा ही है। जी। आज भी आप पाकिस्तान में ऐसी कंपनी भी मौजूद है, पहले इसने चलाया, फिर उसके बेटे ने चलाया, फिर उसके बेटे ने। लेकिन अब मसला ये है कि बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आ गए हैं। सबसे पहले तो हम्म। हमारे मुल्क के हालात, उनका सही। बेड़ा गर्क हुआ, इकोनॉमिक क्लाइमेट खराब हुए हैं, हम्म। अनसर्टेनिटी है। तो अनसर्टेनिटी जब होगी ना फ्यूचर के बारे में, तो सबसे बड़ा चैलेंज बिजनेस को यही है कि अनसर्टेनिटी है। उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट मुश्किल हो गई है। सही। अब कुछ, अब बड़े बड़े सीईओ रखे जाते हैं, लेकिन सीईओ का काम जो होता है ना, वो आइडियाज के पीपल होते हैं, उनको आइडियाज आते हैं, वो आइडियाज वाले लोग होते हैं। बिगर सही। पिक्चर को तो जरूर, लेकिन उनको, अब मैनेजमेंट अकाउंटेंट की जरूरत तो पड़ेगी ना। हम्म। मैनेजमेंट अकाउंट जरूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि सीईओ को इतनी नॉलेज नहीं होती किसी प्रॉफिट मार्जिन की, कॉस्ट को रिड्यूस कैसे करना है, फाइनेंसिंग कैसे करनी है, कैश फ्लोज कैसे करने हैं। सही। तो ये तमाम चीजें जो है मैटर करती हैं। फिर हम परफॉर्मेंस को मॉनिटर किस तरह करें। एक चीज होती है केपीआई, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, अच्छा। आगे पढ़ेंगे। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर का मतलब कि ऐसे कौन से इंडिकेटर है जहां से हमें परफॉर्मेंस फौरन पता लग सकती है। ठीक है। तो अगर ऐसा तो नहीं है कि वो परफॉर्मेंस इंडिकेटर को इग्नोर किया जा रहा है, ऐसा तो नहीं है। सही। अच्छा, फिर रेगुलेशन इन कंप्लायंस। तो रेगुलेशन हम कर रहे हैं, कंप्लायंस हमारी मार्केट के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, क्या हम रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए काम कर रहे हैं, या ऐसे ही, यानी कि कंपनी लॉ ने बोला हुआ है कि आपको ऑडिट करवाना है, ठीक है, आप ऑडिट ही नहीं करवा रहे, फाइन पे फाइन लग रहे हैं आपको। कंप्लायंस मीन्स क्या होता है? यानी रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ चलना उनसे, जैसे एससीसीपी है ना, तो जी। एससीसीपी से हम रास्ते में रहते हैं, उनकी इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, ठीक है। ठीक है ना। तो इसी तरह हम रूल्स एंड रेगुलेशन को जब फॉलो कर रहे होते हैं, तो इसी चीज को हम कहते हैं कंप्लायंस, आम अल्फाज में, इजीली समझा रहा हूँ। ठीक है। अब जैसे आपने वो पढ़ा होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हाँ हाँ। कमर्शियल लॉ में, अगर हम्म। कंपनी लॉ, कंपनी एक्ट पढ़ा होगा। जी। तो अब कंपनी एक्ट में क्या होता है कि भाई एससीसीपी बोलता है, एससीसीपी एक इदारा है, ठीक है, वो कहता है कि ऑडिट के इतने दिन बाद आपने रिपोर्ट सबमिट करवानी है, हम्म। अगर करवाई तो फाइन होता है, तो ये नॉन कंप्लायंस हो जाती है। सही। फिर एक चैलेंज ये भी है कि टेक्नोलॉजी चेंज तो नहीं हो रही। अगर सही। रैपिडली टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो मसला, डेटा बहुत बढ़ गया है, डेटाबेस मैनेजमेंट, अभी एमआईएस में पढ़ने वाले हैं हम थोड़े टाइम बाद। सही।
तो डेटा कस्टमर सर्विस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अच्छा, हायरिंग और फायरिंग में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हम्म। ये अच्छे लोग बिठाओगे तो अच्छे लोग आएंगे ना, हम्म। ये मसला है। अच्छे लोग बिठाएंगे जिनको काम आता होगा, तो बंदा आगे अच्छा आएगा। वरना राइट टैलेंट को वो कहते हैं ना कि हीरे की पहचान जौहरी को होती है। हाँ। तो हीरे की पहचान जौहरी को ही होती है ना, तो अब जौहरी नहीं बैठा हुआ सोना, कोयला काटने वाला मजदूर को बिठा दिया है, और वो बोलेगे भाई, तो वो फिर वही बात है कि हर अरे घर नत्थू घर को ऑर्गेनाइजेशन में ले लेंगे। तो उसका हर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, बड़ी बड़ी कंपनियां बन रही हैं। सही। तो बात समझ में नहीं आई तो पूछ लो। नहीं नहीं, फिलहाल तो आई। ओके, सही जी। समझा रहा हूँ। थैंक गॉड मुझे पढ़ाना आता है। नहीं, फिर ये वीडियो फिर मैं बाद में दोबारा सुनूंगी। फिर जो जो पॉइंट्स निकलेंगे फिर वो नेक्स्ट इसमें पूछूंगी। और कोई मसला नहीं है। कस्टमर सर्विस, पता है ना, अब कस्टमर सर्विस तो बैंक में काम कर रहे हो, इतना तो पता ही होगा। मेरा ठीक है, कस्टमर, कस्टमर सर्विस नहीं है ना। नहीं क्या बैंक में काम कर रहे हो तो कस्टमर्स को ही फोकस किया हुआ होता है ना। तो मैं कस्टमर सर्विस अच्छी नहीं दे रहे। अब जब कस्टमर सर्विस अच्छी नहीं दोगे, इम्प्रूव नहीं करोगे, तो कस्टमर आएगा इस सेंचुरी में आपके पास? नहीं। है। और फिर एक चीज होती है कि रेपुटेशन, हम लोग रेपुटेशन के अंदर आ गए हैं कि यार हमारा क्या होगा, है ना। तो अब जी। इस चीज को, रेपुटेशन को मेंटेन करके रखना है ना। जी। जब कस्टमर की आपको खुश नहीं है, तो मामला खराब हो जाएगा, आपकी रेपुटेशन में क्या होगा। अब तो हम्म। ऑनलाइन का दौर है, एक कंप्लेन कर दी, उसने पोस्ट कर दिया फेसबुक पे नाम के साथ टैग करके, तो आप तो गए, आपके हम्म। रेपुटेशन का बना रखा। सही। और उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि हमें चेंज को एम्ब्रेस करना चाहिए, तारीफ करनी चाहिए। जब राइट वक्त पे राइट चेंजेस होते हैं ना, तभी कंपनीज आगे बढ़ती हैं। सही। कोई ऐसी चीज जो समझ में नहीं आई? नहीं, फिलहाल तो नहीं। बेहतरीन, ओके, एकदम गुड। हम्म। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, चैप्टर नंबर। चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास। आपके पास रिकॉर्डिंग का टाइम आ रहा है? मेरे पास नहीं। तो हो रहा होगा यार, नहीं आई गेस मेरे पास। 40 मिनट, 40 मिनट का होता है ना, मैं देख लेता हूँ कितना है। नहीं, मेरे पास रिकॉर्डिंग की टाइमिंग सही आ रही। चलो ठीक हो गया, कोई बात नहीं, जब बंद हो जाएगा तो नया लिंक बना लेंगे। ओके। अच्छा, ये खुद ब खुद बंद हो जाता है? हाँ, 40 मिनट एक्चुअली मैंने बाद। जूम पहली दफा ज्वाइन किया है। सॉरी भाई, मुझे नहीं पता था, अगर प्रॉब्लम वगैरह हो रही है तो सॉरी। नहीं नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, चैप्टर नंबर 2 हमारे पास है ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड इम्पोर्टेंस फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सही। कि हम लोग मैनेजमेंट को किस तरह, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ऑपरेशन मैनेजमेंट जब करते हैं, ऑपरेशन तो पता है ना आपका, जी। ओएम होता है, ऑपरेशन मैनेजर होता है बैंक में। जी। तो अब वो, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में किस तरह इंपॉर्टेंस क्रिएट होती है, वो देखेंगे इस चैप्टर के अंदर हम। ठीक है। अब ऑपरेशंस क्या है, आप बैंक के हवाले से एग्जांपल देते हैं, चलो। आप बैंक में काम कर रहे हो, कस्टमर जो है आप उसको सर्विस दे रहे हो, ठीक है। ठीक है। तो आप जो सर्विस दे रहे हो वो तो आउटपुट है, ठीक है। आप लोग जो सब हो वो इनपुट है। हम्म। बीच का जो प्रोसेस है ना, हम्म। डिपार्टमेंट्स का काम करने का, उसको कहते हैं ऑपरेशंस। सही है, एक मिनट रुकिएगा। जी। समझ में आया ऑपरेशन किसको कहते हैं? जी, वही नोट कर रही थी। अब इसी की मैनेजमेंट को, यानी हमने परचेजिंग कब करनी है, वेयर हाउस कब जो लगाना है, वेयर हाउस में सामान कब डालना है, ट्रांसपोर्टेशन किस तरह होगी, हम सेल किस तरह करेंगे, माल कैसे जाएगा, माल कैसे आएगा, कस्टमर हमारे पास कैसे आएंगे, उनकी हेल्प कैसे करनी है, सही। ये तमाम ऑपरेशन मैनेजमेंट कहलाती है। ठीक है। अब ऑपरेशन मैनेजमेंट देख लिया, अब इसको रन किस तरह करना है। अब ये देखना है कि यार हमारे गोल्स क्या हैं,
क्या हमें कंपेटिटिव एडवांटेज है, क्या हमारे राइवल को उससे फायदा तो नहीं हो जाएगा, हमारे एसेट हम्म, कितने हैं, हमारी वर्क फोर्स स्किल्स कितनी है, हमारे सप्लायर से रिलेशनशिप कितने हैं, इन सब चीजों के बारे में प्लानिंग करना, ये कहलाता है ऑपरेशंस की स्ट्रेटेजी बनाना। ठीक है। ठीक है। अब फिर दूसरी चीज आती है, कंपेटिटिव फैक्टर्स होते हैं। कंपेटिटिव फैक्टर्स का क्या मतलब होता है कि हमारे पास ना परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट होती है। अब आप एक अपना बेंचमार्क सेट करते हो कि यार आपने एक बेंचमार्क सेट किया है, यू विल क्लियर दीज टू पेपर्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट, राइट। राइट। ठीक है। तो अब जब ये काम होगा तो आपने एक ऑब्जेक्टिव सेट करके रखा हुआ है, इट मीन्स कि आपने दिमाग लगाया हुआ है, आपने अपनी पूरी 100% देना है। ये आ गया मेरे पास रनिंग आउट ऑफ टाइम, इट मीन्स 10 मिनट बाकी हैं, आई गेस टेन ओके। टू फाइव मिनट बाकी होंगे। ठीक है, वो क्लोज हो जाएगा तो फिर मैं दूसरा ज्वाइन करवा दूंगा इन केस। सही, रिमेनिंग टाइम आ गया मेरे पास भी 10 मिनट्स। 10 मिनट्स बाकी होते हैं, ऐसे ही होता है। चलें, अच्छी बात। अब देखो ऐसा है कि हमारे पास कस्टमर को लो प्राइस प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है। कस्टमर को लो प्राइस प्रोडक्ट चाहिए। आवाज और स्लो हो गई आपकी। अब ठीक है। जी। कस्टमर को लो प्राइस प्रोडक्ट चाहिए। अब हमारा फोकस है किस चीज पे कि हमें कॉस्ट को रिड्यूस करना है। जब हम ठीक कॉस्ट को है। रिड्यूस करेंगे तभी तो हम प्राइस को लो करेंगे ना। हम्म। कस्टमर को बेटर क्वालिटी क्वालिटी चाहिए, तो जब हम अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे तभी उनको बेटर क्वालिटी दे पाएंगे। ऑब्वियसली। ऑब्वियस सी बात है। तो इसी चीज का नाम है कि बेसिकली हम उनके हिसाब से काम करके अपना कंपेटिटिवनेस बढ़ाते हैं, हमारा कंपेटिटिव एडवांटेज बढ़ता है। सही। हमारा कंपेटिटिव फैक्टर्स का पूरा टॉपिक है यहाँ पे। इसमें ठीक है। यही चीज। अच्छा, उसके बाद if a customer wants fast delivery of a product or service, the operational performance objective will concentrate on the speed of operations or making the product service or service more readily available. अब किसी कस्टमर को फास्ट डिलीवरी चाहिए, किसी कस्टमर को रिलायबिलिटी चाहिए। हम्म। जैसे डॉलेंस रिलायबल है, राइट, डॉलेंस रिलायबल राइट। है, सुना है। सॉरी। डॉलेंस रिलायबल है, हाँ कभी पढ़ लेना। जी। तो इसी तरह कुछ लोग बोलते हैं कि हमें अपनी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक काम चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं हमें टाइमली, हम टाइम के हिसाब से चलेंगे, हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। आप जॉब पे गए होगे, आपने कुछ ना कुछ शर्तें रखी होंगी। हम्म। तो बात समझ में आ रही है। तो ये तमाम चीज हमारी कंपेटिटिव फैक्टर्स को डील करती है बेसिकली। बाकी सही। चीजें ये रीडिंग की हैं, तो जरा रीडिंग करोगे तो आपको समझ में आएगा। सही। एक मिनट, अच्छा जी, एक सेकंड ना प्लीज। जी। अच्छा, अभी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1 है। सही। इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है कि डिस्क्राइब द की एक्टिविटीज इन द ऑपरेशन फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सच एज ओ कंपनी। तो अब बेसिकली इसमें क्या करना है, आपने एक गूगल मारना है। अच्छा। ठीक है। और फंक्शन देख लेना है कि ऑपरेशन फंक्शन में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। ठीक अर्ली है। कंपनी में क्या आती थी और 21st सेंचुरी की कंपनी में क्या आती थी, दोनों को लिंक करके हम्म। ही आपने इजीली इसका आंसर अपने पास नोट डाउन कर लेना है। ऑपरेशन सवाल फंक्शंस। की एक्टिविटीज इन द ऑपरेशन फंक्शन। एक सेकेंड। ठीक है। ठीक है। जी। अब एक बंदा था हमारे पास, जैसे हमारे पास आपने मैनेजमेंट में सेल पढ़ा होगा। जी। ये मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव का ट्रकर पढ़ा होगा। हम्म। ऐसे ही एक बंदा था मिंट्सबर्ग। इसने एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बताया हमें कि ऑर्गेनाइजेशन 5 पार्ट्स में डिवाइड होती है। सही। एक हमारे पास होता है ऑपरेटिंग कोर। सही। हमारे पास ऑपरेटिंग कोर है ना, वो हमारा सेंट्रल कोर यानी हमारी रीढ़ की हड्डी है।
सही। ओनली इंडिविजुअल हु परफॉर्म द टास्क ऑफ रेंडरिंग द प्रोडक्ट और सर्विस, यानी जो प्रोडक्ट और सर्विस देने का काम कर रहे हैं, रेंडर कर रहे हैं, आम आम अल्फाज में अगर बताऊं तो देने का काम कर रहे हैं, तो ये हमारे पास ऑपरेटिंग कोर वाले लोग होते हैं। सही। स्ट्रेटेजिक लोग कौन होते हैं, स्ट्रेटेजिक एपेक्स कौन होते हैं? वो फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजी, स्ट्रेटेजी बनाते हैं और टॉप इम्प्लीमेंट करवाते हैं। मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट, समझ में आ गया। मिडिल लाइन मैनेजमेंट कौन होती है? मिडिल लाइन, मैनेजर्स। फ्रंट लाइन के सुपरवाइजर्स। हम्म। उसके बाद टेक्नो स्ट्रक्चर, टेक्नो स्ट्रक्चर में कौन आ रहा है? जो हमारा एचआर आईटी वाले। डिपार्टमेंट, हमारे जी। अकाउंटेंट्स हैं, हम खुद हैं, तो हम लोग वहाँ पे टेक्नो स्ट्रक्चर में लाइक कर रहे होते हैं। और उसके बाद फिर सपोर्ट स्टाफ जो हमारी हेल्प के लिए होता है, फॉर एग्जाम्पल मीडिया डिपार्टमेंट, कैटरिंग सर्विसेज, वो पानी वाले, वो दूसरे जो एसी रिपेयर करने वाले, एक डिपार्टमेंट होता है ना अलग से मेंटेनेंस का, जी। तो वो वाला डिपार्टमेंट जो है सपोर्ट स्टाफ के अंदर आता है। सही। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? देखो समझ में आ रहा है ना? जी। जी। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी होने के लिए सबसे पहले तो मिशन होना जरूरी है। अगर मिशन है ना, आपके पास एक गोल है, तो जी। फिर आप उस हवाले से अपनी स्ट्रेटजी बनाते जाओगे कि फाइनेंशियली कितना होना चाहिए, ऑपरेशन हमने किस तरह करने हैं, और मार्केटिंग हमने किस तरह करनी है। एग्जाम्पल यहाँ एक दी हुई है, रीड करो उस एग्जाम्पल को, जी। रीड कर लो प्लीज। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, हाइपर स्टार एक सुपरमार्केट है, वो जी। कॉस्ट लीडरशिप पे काम कर रही है। नहीं, उसने क्या करना है, कॉस्ट को कम रखना है ताकि हमारे पास कंपटीशन में जो इजाफा है उसमें एडवांटेज मिले और लो प्राइसेस पे हम माल बेच दें। सही। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें वो ये करेंगे ना, देखो अगर आपके पास कॉस्ट किस तरह कम हो सकती है, या तो आप वेयर हाउसेज ना बनाओ, हम्म। डायरेक्ट माल आए डाल, अगर बना रहे हो तो वहां पे इन्वेंट्री कम रखो ताकि खराब ना हो, या कम जगह चाहिए हो। सही। सही है, सही। ऐसी जगहों पर लोकेशन रखो जहाँ पे सप्लायर करीब हो, सही। आपका सप्लायर करीब हो ताकि आपको डिलीवरी में आसानी हो, उससे रिलेटेड कम। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका बैंक कहाँ पे है, कौन से वाले बैंक में काम करते हो, कहाँ पे, मैं एचबीएल में हूँ। कहाँ वाली ब्रांच? मैं क्लिफ्टन वाली। क्लिफ्टन वाली ब्रांच में। अब आप फॉर एग्जाम्पल क्लिफ्टन वाली ब्रांच में हो ना, तो क्लिफ्टन वाली ब्रांच से अगर आपको यहाँ आना है 5 स्टार चौरंगी नाजमाबाद, तो कितना टाइम लगता है? ट्रैफिक पे है वैसे। ऑलमोस्ट कभी 1 घंटा कभी 2 घंटे। एग्जैक्टली यही पॉइंट था। अगर इसी तरह सप्लायर आ रहा होगा इतना दूर, तो कितने पैसे चार्ज करेगा अंदाजन, माल है उसके पास। काफी ज्यादा करेगा। ठीक है, अगर ऐसे ही आपका घर है जहाँ पे एनएमसी कैंपस है वहां पे, आईसीएमए का हम्म। एनएमसी कैंपस है ना वहां पे, और फाइव जी। स्टार चौरंगी पे सप्लायर मौजूद है, जी। वो कितने पैसे चार्ज करेगा? वो तो वो बोलेगा कम भाई मैं, करेगा। अगर वो अच्छा सप्लायर होगा ना तो बोलेगा मैं खुद ही पहुंचा दूंगा। कुछ लोग करते हैं मार्केट बनाने के लिए, ऐसा भी करते हैं सही। कि आप चलो गाड़ी आ रही है पीछे, वो थोड़ा बगल में, तो ये चीजें जो है हमारी कॉस्ट को कम कर देंगी। तो इसी वजह से ये स्ट्रेटजी बनाई जाएगी कि हम इन्वेंट्री लेवल्स को कम रखें। ये केस स्टडी थी बेसिकली। सही। अब इसकी रीडिंग करके रखना, जो एक चार्ट बना हुआ ना पजल सा, जी। इसकी रीडिंग कर लेना। ओके। ठीक है, इसमें जो चीज समझ में नहीं आया जरा गूगल कर दिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बीसीआरडब्ल्यू में पड़ी थी। किसमें? बीसीआरडब्ल्यू, बिजनेस कम्युनिकेशन। ओके। बिजनेस जैसे कि, कम्युनिकेशन मेरा एग्जाम हुआ था। अच्छा, ए लेवल वाले हो? नहीं, इंटर में अच्छे मार्क्स थे ना। हैं? जी, ये क्या मैंने है, आफ्टर इंटर ज्वाइन किया था इंटर ज्वाइन तो किया था, क्या लिया था भाई? बिजनेस ना। कम्युनिकेशन हुआ, प्लीज मुझे बताओ। मेरे भी अच्छे मार्क्स थे इंटर में। कितने मार्क्स थे? मार्क्स तो याद नहीं है लेकिन A+ बना था मेरा सब में। तो मेरा बिजनेस कम्युनिकेशन एग्जाम हो गया वाह भाई, चलो माशाल्लाह, अच्छी बात है। था। अ, देखो अब फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, आपने वर्टिकल इंटीग्रेशन पढ़ा होगा। इंटीग्रेट किस तरह होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वर्कफोर्स क्या होती है, कैपेसिटी क्या होती है, डिमांड कितनी है। सही। ठीक है, जी। सप्लायर की क्या लेवल्स कितने होते हैं इन्वेंट्री के,
ये तमाम चीजें एससीएम में भी कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, जहन में होगा, तो इसको रीड कर लेना, ये बस रीडिंग का ही है, इसमें से इतना कुछ खास आता नहीं। नहीं। और ये हमारी चैप्टर नंबर 2 खत्म हो गया है, और मैं दूसरी मीटिंग बना रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, रिकॉर्डिंग पहले बंद कर दो, फिर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है।